नमस्कार, मैं जीएस रावत आपके सामने आ गया हूँ। पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज का मेन जो वीडियो है वो है कि हु शुड बिकम एन आईएएस। यूपीएससी क्या मांगता है, व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट, किसको तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैसे तैयारी करते हैं, इस पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन किसको करनी चाहिए इस पे कम देखी गई हैं। तो उसी सिलसिले में इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो और आज का जो एपिसोड है ये पेरेंट्स के लिए भी है, तमाम उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे आईएएस की तैयारी करने की बात करते हैं उनसे, तो उनके लिए भी है ये। तो सबसे पहला क्या है कि हु शुड प्रिपेयर फॉर आईएएस एंड व्हाट शुड बी द रॉ मटेरियल, आप में क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें चाहिए, लेकिन और जगह उसका कवरेज हो जाता है, जैसे मोटिवेशन, प्लानिंग, कॉन्फिडेंस। तो ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए। लेकिन व्हाट इज मेजर थ्रस्ट एरिया सिविल सर्विस में, जिससे लोगों को एक बड़ा खौफ सा, एक डर सा रहता है। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा दैट इज एप्टीट्यूड। मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आपने इसका कोई फॉर्म देखते हैं तो उसमें प्री में एक लिखा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कभी कभी हम उसमें एक वर्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में आपको बताऊंगा अभी क्या होता है एंड विच इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लेट्स नॉट गो इनटू दोज टेक्निकलिटीज, जो मनोवैज्ञानिक जिसकी बातें करेंगे एप्टीट्यूड की, हम उस टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपसे सामने रखूंगा जो सभी को समझ आ जाए। ठीक, एप्टीट्यूड इज बेसिकली जो आपके पोटेंशियल हैं, जो आपका टैलेंट है, दैट इज एप्टीट्यूड। मसलन द नेचुरल स्किल विच यू हैव गॉट, जो आपके पास में ऑलरेडी स्किल्स हैं, और माइंड इट, ये इनहेरिटेड है, ये जेनेटिक है, ये पहले से ही होता है आप में, तो दैट इज एप्टीट्यूड। कई लोग एप्टीट्यूड को एटीट्यूड समझते हैं। नो, एटीट्यूड इज एंटायरली डिफरेंट। एटीट्यूड तो खैर इसमें अच्छा होना ही चाहिए, सिविल सर्विस में यू शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हम अभी एटीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इट्स एप्टीट्यूड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको एप्टीट्यूड का। कई लोग आपने देखा होंगे बड़े अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो उन्होंने कहीं से रियाज नहीं किया, कहीं से तालीम नहीं ली, कोई म्यूजिक स्कूल में वो गए नहीं, नेचुरल। जब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनके गले में सरस्वती होती है, बड़ी सुरीली सी आवाज़ होती है, तो दैट इज नेचुरल, दैट इज द एप्टीट्यूड। उनकी जो आवाज़ है वो नेचुरल है यहाँ पे। ठीक, बाकी रियाज करके, प्रैक्टिस करके भी आप अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल पोटेंशियल है, नेचुरल टैलेंट है, दैट इज एप्टीट्यूड। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कई बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, हमने अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, पहाड़ों में देखा है, लंबी लंबी छलांगे मारते हैं, दौड़ लगाते हैं। सो छोटे से बच्चे, आई थिंक दे आर वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर ओलंपिक्स। तो उन्होंने कहाँ से सीखा? स्टेडियम भी नहीं है वहाँ, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, तो दैट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसमें, नेचुरल उनके पास जो एप्टीट्यूड है दौड़ने का, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी फास्ट रनर। बाकी आप उसको प्रैक्टिस करके भी अपनी एंड्योरेंस को और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सो पहली चीज़ है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है एंड दैट इज इंटरेस्ट। कई लोग इंटरेस्ट को बड़े सादगी में ले लेते हैं, बड़े आसानी से ले लेते हैं। यू शुड ऑल्सो हैव इंटरेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज। अब इंटरेस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट हैज गॉट 3 इंग्रेडिएंट्स। ये 3 चीजें हैं इंटरेस्ट में। पहला है आपका विच अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, दूसरा विच यू आर क्यूरियस अबाउट, तीसरा आपका विच यू एंजॉय इट। तो अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी एंड एंजॉयमेंट, ये 3 चीजें मिलके आपका बनता है क्या? इंटरेस्ट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले जैसे अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, विच अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, आप
अपने मित्र के घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए हैं और उनके फादर कर्नल हैं आर्मी के। तो आप देखते हैं उनकी जो ड्रेस है, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, उनका जो डिसिप्लिन है, बाहर गाड़ी खड़ी है, जब वो उतरते हैं तो सैल्यूट लगता है उनको। तो यू आर इम्प्रेस्ड, यू आर अट्रैक्टेड बाय द फौजी, द वन हु इज कर्नल। आधी पर्सनालिटी तो उनकी ड्रेस में ही बन जाती है, ड्रेस देख के लगता है वाओ। तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज से। शाम को आप बात करते हैं अपने दोस्त के फादर को, कर्नल साहब से, कि अंकल क्या मैं भी बन सकता हूँ ऑफिसर? वो कहते हैं यस, क्यों नहीं। फॉर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर CDLs, देन यू हैव टू गिव SSB, and of course you can join Indian Military Academy and you can come out as a lieutenant। क्यों नहीं बन सकते हो तुम? तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है यहाँ। सो वो अट्रैक्शन है जो आपको उस तरफ खींच रहा है एक तरह से। तो दूसरी चीज क्या है? क्यूरियोसिटी। कभी कभी आप बड़े क्यूरियस हो जाते हैं किसी चीज के लिए। जैसे आपने किसी IAS अधिकारी को देखा है, आप कहते हैं यार क्या आन बान शान है यार इनकी, हैं? लोग नमस्कार करते हैं, बड़ा रुतबा है उनका। आप कहते हैं एक बार तो देने का है, एक बार मैं दूंगा, अब मैं पास हो ना हो, निकलूं नहीं निकलूं, लेकिन यार यू आर क्यूरियस अबाउट। तीसरी चीज, विच यू इंजॉय इट, जिसको आप बड़ा इंजॉय करते हैं। सम पीपल इंजॉय डांसिंग, सम पीपल इंजॉय सिंगिंग, some people enjoy parties, some people enjoy going for trekking, motorbike expeditions, which you enjoy। तो जनाब इंटरेस्ट इन तीन चीज़ों का मिश्रण है, that is your which attracts you, which you are curious about and which you enjoy। तो सिविल सर्विसेज के लिए भी इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कुल मिला के apart from aptitude you should also have the interest for civil services। अब aptitude और interest में क्या फर्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड मैंने कहा कि ये चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट रहता है। बहुत रेयर कंडीशंस में आपका एप्टीट्यूड चेंज हो सकता है, जिसको हम मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में कहते हैं म्यूटेशन। उससे तो कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन के बाद तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है ये चेंज होता रहता है। बचपन में कुछ और इंटरेस्ट था, बड़े होकर कुछ और इंटरेस्ट है। 12वीं के बाद आपने कहा मुझे CA, CS, ISW करना है, क्योंकि यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छी बात है, इंटरेस्ट है आपका। लेकिन बीच में करते करते आपने कहा यार मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। फिर मेरे पास आए 1-2 महीने के बाद, आपने कहा सर कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ वो भी छोड़ दिया। फिर आपने कहा मैं बैंकिंग की तैयारी करना चाहता हूँ, बैंकिंग की तैयारी करते करते भी छोड़ दिया। फिर आपने कहा अब मैं बिजनेस करूँगा, मैं मछली पालन करूँगा। भाई मछली पालन तो तुम कर लोगे, पहले अपना पालन तो कर लो। तो दिस इज भटके हुए हैं आजकल। तो इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, सरकमस्टेंशियल है ये। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपके ये इंटरेस्ट बदलते रहेंगे। तो ये जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपको एक ही तरह से इंटरेस्ट रखना पड़ेगा विद हाई लेवल ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जज करेगा UPSC और इंटरेस्ट इज योर्स। हालांकि इंटरेस्ट भी देखेगा UPSC एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए जनाब आप में, दोज हु आर प्लानिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, हु शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। सेकेंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, आप जानते हैं उसको। इसको कहते हैं हार्ड वर्क। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। लेबर भी मेहनत करता है, प्रधानमंत्री भी मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है। इसका सलीका अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हार्ड वर्क हैज टू बी डन एवरीवेयर। तो सिविल सर्विस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। बिना मरे तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होता है। ठीक, मार्केट में एक वर्ड चल रहा है आजकल,
स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? डोंट थिंक इट इज शॉर्टकट। डोंट थिंक कि स्मार्ट वर्क में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। नो नो, ये स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट हमने बाहर से ले रखा है, फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारा जो अपना कल्चर है दैट शोज द हार्ड वर्क, नॉट द स्मार्ट वर्क। लेकिन ये है क्या बेसिकली, मैं आपको इन दोनों के बीच अंतर बताता हूं अभी। हार्ड वर्क इज व्हेन यू रीड मैनी बुक्स ऑन ए सिंगल पर्सनालिटी और ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। जैसे आपने गांधी जी के बारे में जानना है तो जाहिर है आप शुरू करेंगे उनकी आत्मकथा से, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वहाँ से आप पढ़ेंगे गांधी जी को। एक और किताब है गांधी जी के बारे में जो CF एंड्रयू ने लिखी है, जो उनके मित्र भी थे साउथ अफ्रीका में और इंडिया में, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। एक और बुक है गांधी जी पे, बहुत सारी बुक्स हैं। जो अभी बुक्स मैं बता रहा हूँ ये तो आपके UPSC में रिकमेंडेड बुक है, दैट इज़ बाय रामचंद्र गुहा। इनकी 3 किताबें हैं गांधी जी पर, विच इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो इन 3 किताबों से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको 360 डिग्री पता चल जाएगा गांधी जी के ऊपर। क्रिटिसिज्म भी होगा, एप्रिसिएशन भी होगा, लेकिन इन 3 किताबों पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। स्मार्ट वर्क, यू हैव टू रीड ओनली वन गुड बुक एंड ऑथराइज्ड बुक ऑन मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी जी। एक ही किताब, ज़्यादा नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। दैट इज स्मार्ट वर्क। अगर मैं इन दोनों में अंतराल बताऊं तो स्मार्ट वर्क इज बेसिकली ए शॉर्टकट टू हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इज ए प्रेसी ऑफ हार्ड वर्क। एडवांटेज ऑफ हार्ड वर्क, आपके पास नॉलेज का भंडार हो जाता है, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है नॉलेज में। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हार्ड वर्क। तो फिर जब इतना ज्यादा आपको इसको पढ़ना है तो इसका नुकसान भी है हार्ड वर्क का, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वर्क। एंड व्हाट इज दैट? टाइम बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए। अब विश्व की सारी किताबें तो नहीं पढ़नी है, लेकिन काफी तो पढ़नी पड़ेंगी ना, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो फिर हार्ड वर्क ये फिर किस चीज के लिए होगा, किस तरह के एस्पिरेंट्स के लिए है ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है, द वन हु कैन स्टार्ट सिविल सर्विसेज आफ्टर क्लास 12। 12वीं के बाद जब आप शुरू करेंगे तो 3 साल अपने कॉलेज में भी पढ़ते रहिए, अपने BA BCom BSc, और साथ साथ IAS की तैयारी करते रहे। आपके पास में उम्दा टाइम है, क्योंकि अभी आप एलिजिबल नहीं हैं। योर एज हैज टू बी मिनिमम 21 ईयर्स एंड यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। एंड माइंड इट, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। अब स्मार्ट वर्क, एडवांटेज ऑफ स्मार्ट वर्क, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट सेव्स टाइम, ये आपका वक्त बचाता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्ट वर्क, आपका जो नॉलेज का भंडार है ये लिमिटेड हो जाता है। तो फिर स्मार्ट वर्क किसको करना चाहिए? स्मार्ट वर्क भी करते हैं आजकल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करते हैं। मेरे को पूछते हैं सर हम हार्ड वर्क करें, मैंने कहा स्मार्ट वर्क, मैंने कहा दोनों करना पड़ेगा आपको। स्मार्ट वर्क का फायदा उन स्टूडेंट्स को है जो लेट हो गए हैं एग्जाम के लिए, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहाँ, उनके पास इतना टाइम नहीं है। एंड माइंड इट, स्मार्ट वर्क के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्यादा अच्छी भूमिका अदा करते हैं। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बोलेगा कि खाली इतने से काम चलेगा। प्लीज, जो भी वो नोट्स आपको देते हैं उनके साथ साथ उनका ये रिकमेंडेशन होता है कि बेटा आप और जगह से भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे आप, दिस इज नॉट सफिशिएंट। बट कई बच्चे सुनते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर इसी नोट से हो जाएगा, बस इन गाइड बुक से हो जाएगा। नो, दैट इज रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लें तो आई वुड रिकमेंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। नाउ द क्रिटिसिज्म अबाउट हार्ड वर्क, इसकी आलोचना के बारे में बात करें। कई लोग कहते हैं कि भाई इतनी मेहनत करने से क्या होगा, क्या दुनिया की सारी किताबें पढ़ोगे? आपने 10वीं कक्षा में ज्यादा किताबें पढ़ी थी,
सोशल स्टडी की, मैथ्स की, साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, कंप्यूटर साइंस की, एनवायरनमेंट की, एवरेज 10-12 किताबें। और कई बच्चे तो एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स। तो क्या सिविल सर्विस में आपको 10-15 किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? एवरेज, ज्यादा नहीं। इसको आपको संज्ञान में रखना पड़ेगा। तो कई क्रिटिक्स का कहना यह भी होता है कि आईएएस आपकी नॉलेज को नहीं देखता है। मैं नहीं मानता। आपको पहले नॉलेज की डेफिनेशन में देखना पड़ेगा। व्हाट इज नॉलेज? हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारी फिलॉसफी में 6 तरह की नॉलेज का विवरण कर रखा है। ज्ञान 6 प्रकार का होता है। हम अभी दर्शन शास्त्र में नहीं जाएंगे। आई विल नॉट टीच यू फिलॉसफी। लेकिन मैं 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2 तरह के नॉलेज हैं यहाँ, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक अप्लाइड और प्रैक्टिकल नॉलेज। यूपीएससी आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल और अप्लाइड नॉलेज मानता है, जिसको आप कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स। जो आपने पढ़ा हुआ है वो वैसे के वैसे क्वेश्चंस उसमें नहीं होते हैं, वो थोड़ा अप्लाइड होता है। थोड़ा आपको थोड़ा सा चाबी देते हैं वो आपके दिमाग में। कभी कभी क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूज से होते हैं, थोड़ा बहुत लगता है आपको बड़ा टफ है। दैट्स व्हाट द नॉलेज इज अबाउट। आई जस्ट गिव ए थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। हालांकि जो अभी बिगनर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने पढ़ा हुआ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत का आपने इसकी संस्कृति आपने पढ़ी है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। काफी कुछ नॉलेज है आपको इसके बारे में। क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट उससे ना आए, क्वेश्चन आएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर देंगे अंडर आर्टिकल 51A, और 11 हमारी जो है मौलिक कर्तव्य है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें से वो बोलेंगे कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है, आर्टिकल तो एक ही है 51A, यानी कि उसके जो सेक्शन है ABCDEFGH, कि इनमें से जो है कौन सा है जो बात करता है हमारे कल्चर की कंजर्व करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है वो आर्टिकल 49 में, जो मॉन्यूमेंट्स की कंजर्वेशन की बात करी है। तो इस तरह के प्रश्न आप उसमें देखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं और अप्लाइड भी होते हैं, एनालिटिकल्स भी होते हैं। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक, तो ये दूसरी क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी और आपको इसको आने वाले समय में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ों को। कुछ नहीं है, आपको पीछे कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे किस किस तरह की उसमें। ठीक, तो पहला हो गया एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट विच यू शुड हैव। दूसरा है आपका हार्ड वर्क which is basically a key to success. So you can use the word which we call smart work, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तीसरा SWOT analysis, SWOT। इसके बारे में डिटेल्स अभी हम नहीं बोलेंगे, इसके बारे में डिटेल्स हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब हुआ S for strength, W for weakness, O for opportunity, T for threats। आपको देखने पड़ेंगे सिविल सर्विस में, खासकर पहले 2 अल्फाबेट का ज्यादा यूज है, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, आपको अपनी वीकनेस देखनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे कि चेंज योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। अभी आपको इतना करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, आप कई घंटों तक पढ़ सकते हैं, यू हैव गॉट ए एंड्योरेंस, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है भाई इसका आपकी, दिस इज ए पॉजिटिव। वीकनेस कई बच्चों में क्या होती है, वीकनेस बिल्कुल उल्टा, वो कहते हैं सर मैं आधे घंटे ज़्यादा बैठ नहीं सकता, जैसी किताब खोलता हूँ मुझे एलर्जी होने लग जाती है। मेरा तो मशवरा यही होगा भाई, आप रहने दीजिए, आप किसी और चीज़ की तैयारी करें, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए। हालांकि टाइम डिफाइन इसमें बिल्कुल अलग है। आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंस, कई बच्चे 5-6 घंटे डेली दे के भी IAS बने हैं, और कई लोग तो 18-18 घंटे 20-20 घंटे दे के भी IAS नहीं बने हैं। तो इट डिपेंड्स, जैसे कई लोग पहले अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कई 2-3 साल लगाते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो SWOT एनालिसिस आपको अपना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बाद में आपको बताएंगे इसकी डिटेल्स। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, दूसरा आपका हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तीसरा SWOT एनालिसिस, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज
हाई लेवल ऑफ पेशेंस, पर्सिवरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। कहते हैं यूपीएससी आपके सब्र का इम्तिहान है। बिल्कुल, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, प्री में लुढ़क गए। आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, प्री में क्वालिफाई हो गए, मेंस में लुढ़क गए। आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया, आप प्री में निकल गए, मेंस में निकल गए, इंटरव्यू दिया, मेरिट में बाहर हो गए। चौथा अटेम्प्ट दिया, प्री निकल गए, मेंस निकल गए, इंटरव्यू में निकल गए, यू आर इन लबासना। क्या है? दिस इज पेशेंस। आपने 4 साल आप में पेशेंस था, तो ये भी देखा जाता है इसमें। बहुत कुछ देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, प्लीज रिमेंबर, बहुत पेशेंस चाहिए। ट्रिमेंडस प्रेशर आप पे पड़ेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने डिपार्टमेंट आपके अंडर में हैं, चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कैसे करोगे, क्या करोगे? तो इसलिए इसकी क्षमता पहले से ही यूपीएससी आप में थोड़ा देखना चाहता है। ठीक है, तो यू शुड हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ पेशेंस। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी, बी अवेयर ऑफ नेगेटिविटी इन द मार्केट। 2 तरह के दोस्त होते हैं आपके पास। आई एम पर्टिकुलरली एम्फसाइजिंग ऑन सिविल सर्विस। एक, वो आपसे कहता है, ओए क्या कर रहा भाई तू? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आईएएस? अबे तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। हम दोनों बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं, ठीक है? कुछ और कर ले मेरे भाई, मैं भी कुछ और करता हूं, तू भी कर ले, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात ना है। दूसरा दोस्त एक और तरह का दोस्त होता है। वो आपसे पूछता है, क्या कर रहा है भाई तू आजकल, कहाँ जाता है तू, कहीं कोचिंग वोचिंग ले आ रहा है? भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत अच्छी बात है यार, वेरी नाइस। कम से कम कोई तो बन रहा है, हमारे दोस्तों में से कोई तो आईएएस बन रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, बड़ी यू कैन प्रिपेयर। और कोई भी यार जरूरत पड़े तो मुझे बता, मैं किस तरह से तेरी मदद कर सकता हूँ। मेरा कमरा खाली है, आजा वहाँ पढ़ने के लिए। यू ब्रिंग योर बुक्स एंड ऑल दोस यार, वेरी गुड। ये भी आपका दोस्त है, पहले वाला भी आपका दोस्त था। तो प्लीज सेलेक्ट द पॉजिटिव एंड रिजेक्ट द नेगेटिव। कई हमारे पास बच्चे आते हैं, एक लड़की कहती है, सर मैं, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो कहती हैं कि बेटा वो देखो मिसेस एक्स की बेटी ने आईएएस की तैयारी करी थी, कहाँ देखो घर में बैठी हुई, 3-3, 4-4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। उस आंटी ने ये नहीं बताया कि उसी के पड़ोस में एक और मिसेस वाई की बेटी भी रहती है, नाउ शी इज एन आईएएस। तो हम मार्केट से कभी कभी क्या है कि बुरी चीज़ों को ले लेते हैं और अच्छी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, ही हैज़ टू बी इन ए कंप्लीट एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखेंगे, नेगेटिव चीज़ है, नुकसान होता है, लेकिन यू हैव टू सी ओनली द पॉजिटिव थिंग्स। ठीक, तो लगभग मोटे मोटे तौर पे हमने बताया कि तैयारी किसको करनी चाहिए, और इसका आखिरी पॉइंट है जिसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक स्टार्टिंग में आपको करके दे देता हूँ। ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा होता है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको समझने की। प्री का क्या ढांचा है, मेंस का क्या ढांचा है, इंटरव्यू का क्या है, तो ये सब आपको बाद में बताएंगे। लेकिन याद रखिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी काफ़ी सारी चीज़ें ये डिमांड करते हैं आपसे, तो आपको उसकी भी तैयारी पहले से ही आपके अंदर इंग्रेडिएंट उसका होना चाहिए। अब इंटरव्यू में आपसे वो क्या मांगते हैं बेसिकली, ये देखिए। तो इंटरव्यू में दे जज मेंटल अलर्टनेस, critical power of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety of depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. तो these were all the ingredients. बहुत सारे ingredients हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमने ये देखा कि आप में ये गुण होने चाहिए और आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आईएएस की। ठीक, तो चलिए आज का विषय यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हम अगले पड़ाव पे चलेंगे और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे
ये सारी बातें तो अच्छी है। स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमने ये सब कुछ कर दिया, मेहनत भी कर दी, लगा दिया, अगर हम आईएएस नहीं बन सके तो इतने साल इतनी मेहनत, तो मैं उनसे कहूँगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल चिंता मत करिए। मंजिलें कायम रही तो रास्ते हजारों बन जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इफ़ यू डोंट क्वालिफाई सिविल सर्विस तो फिर आप क्या करेंगे, क्या विकल्प है आपके पास। ठीक, चलिए, नमस्कार।